हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी क्लास नंदांचल स्मार्ट क्लासेस में। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा पिछला जो लेक्चर था, हमारी पिछला जो वीडियो था वो हमारा हमने किया था आर्टिकल 20। हमने 1920 हमने खत्म कर लिए थे। आज हमारा आर्टिकल 21 चल रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट का हमारा सेकंड वाला है, जो राइट टू फ्रीडम वाला। वो हमारा लास्ट 21 और 22 हम आज इसमें खत्म कर लेंगे इस वीडियो में, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आर्टिकल 21। व्हाट आर्टिकल 21 क्या कहता है भैया। आर्टिकल 21 आपका कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ना। क्या मतलब लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग स्वतंत्रता होता है। लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना, वो स्वतंत्रता ही होता है। जब आप कभी आपने 10th की एनसीईआरटी आपने देखी होगी, 10th की जो बात करें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हो ना कभी, जैसे जमीन योग वगैरह, तो उसमें एक वर्ड आता है लिबर्टी। लिबर्टी तो वहां पे बताते हैं लिबर्टी का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। तो लिबर्टी का मीनिंग जो होता है स्वतंत्रता की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो क्या होता है यह भारतीय संविधान का सबसे व्यापक जीवन अनुच्छेद है। इस अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से किसी द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। अगर जो विधि के अनुसार अगर उसकी भाई ऐसा हो रहा हो कि उसको मतलब पनिशमेंट मिलना चाहिए तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई तो ही होगा, बाकी ऐसे उसके उसके आप उसको प्राण नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम समझते हैं आगे अगले वाले केस में। इससे रिलेटेड केस अगर बात करें तो देखो 1950 में केस आया था, गोपालन केस, है ना। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या, संकीर्ण मतलब बहुत छोटी नैरो व्याख्या करी थी। क्या कहा था, व्याख्या करते हुए कहा था कि केवल कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के मामले में एग्जीक्यूटिव के मनमाने तरीकों के खिलाफ सुरक्षा देता है, संसद के कानून के खिलाफ नहीं देता। मतलब संसद जो है भाई कानून बना सकती है, कर सकती है, हैरान कर सकती है, लेकिन ये माने जो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ नहीं करता। ये बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका होती क्या है। कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका, विधायिका, और हम बात करें न्यायपालिका। ये मैंने पावर का जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, क्षैतिज शक्ति का क्षैतिज बंटवारा किया है, बंटवारा किया है। जो सरकार की अगर बात करें तो ये है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम क्या होता है। कार्यपालिका का काम कैसे, विधायिका, विधायिका क्या करेगी, इसे समझो। विधायिका क्या करेगी, कोई भी लॉ बनाने का काम, लॉ मेकिंग का काम करती है। मतलब अ, अगर हम बात करें कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, संसद है ना, या हमारी जो विधानसभा विधान परिषद जो है ना, विधानसभा जो है, वो क्या करती है भाई, वो लॉ बनाने का काम करती है ना। तो इस वाले इसमें समझिए विधायिका मतलब लॉ बनाने का काम करती है। अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, ये कार्यपालिका करती है। जैसे हम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह देखते हैं जो भी हैं, कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। और न्यायपालिका क्या करती है भाई, ये चेक करती है कि कार्यपालिका विधायिका ने ठीक से काम किया है कि नहीं, कुछ संविधान के अनुसार काम किया है कि नहीं, उसको चेक करने का काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करती है, समझाने का काम करती है। भाई ये आपका ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। तो मेनका गांधी केस सेकंड वाला क्या बोल रहा है, मेनका गांधी केस 1978 में आया। कोर्ट ने अपनी व्याख्या बदली, खुद नहीं बदली, वो कहा कि विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया। तो कोर्ट ने कहा कि कानून ना केवल वैध होना चाहिए बल्कि उचित भी होना चाहिए, न्याय संगत भी होना चाहिए, तार्किक भी होना चाहिए। ठीक है, न्याय संगत भी होना चाहिए और तार्किक भी होना चाहिए, है ना। ध्यान रखिएगा, ये केवल वैध नहीं होना चाहिए कि भाई वैध होना चाहिए कि कर लो, उसको उचित भी होना चाहिए, न्याय संगत जुडिशियल भी होना चाहिए। मतलब वो उसका भाई किसका जस्टिस मिलना चाहिए बंदे को। जस्टिस में फर्क होता है, जस्टिस एक वर्ड अलग होता है, जस्टिस अगर हम बात करें जस्टिस मिलना, और एक लॉ की बात करें, थोड़ा सा फर्क है। छोटा छोटा फर्क है। जब आप कभी सिविल सर्विस वगैरह की तैयारी करेंगे तो थोड़ा थोड़ा चीजें फर्क देखने को मिलेगी। जस्टिस का मतलब होता है कि उसको बंदे को न्याय, उसने उसको मतलब उसने जो कुछ भी किया है तो किस परिस्थिति में किया, उस परिस्थिति के हिसाब से उसको न्याय मतलब मिलना चाहिए। ठीक है, और लॉ क्या कह रहा है कि भाई फैक्ट बात है, किया है। ठीक है, जैसे हमने आर्टिकल 14 देखा था,
14 में आपने विधि के समक्ष समता देखी थी और समान संरक्षण देखा था। समता क्या कहती है भाई, कोई भी कंडीशन हो सेम देगा। और समान संरक्षण क्या होता नहीं, परिस्थिति के अनुसार है वैसे। अब आर्टिकल 21 की अगर बात करें, आर्टिकल 21 के तहत अन्य अधिकार क्या है भाई, क्या कहे इसमें? तो इसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्या क्या कहे कि भाई मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, भाई उसकी डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। क्योंकि जीवन तो पशु भी है ना, लेकिन इंसान है तो गरिमा के साथ जीने का अधिकार होता है ना। निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, प्रिवेसी मतलब उसको निजता, प्रिवेसी रखने का अधिकार है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि निजता का अधिकार कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है, कौन से आर्टिकल का पार्ट है, तो आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये स्वामी केस के तहत वाला मामला, इसमें इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है। स्वामी केस हुआ था 2017 में, उसके तहत ये अधिकार इसमें स्कूल है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग स्वच्छ पर्यावरण और पीने योग्य पानी का अधिकार आपका जो है ये इसके तहत आता है। उसके बाद ऐसी यात्रा करने का अधिकार जो है आपको, इसमें आपको ध्यान रखो, मैंने आपसे उस समय पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत से बाहर घूमने की आजादी आपको कौन सी है, तो विदेश यात्रा करने की आजादी है, जो मेनका गांधी केस से इसमें शामिल हुई है। ठीक है, विदेशी यात्रा करने का अधिकार। शेल्टर और स्वास्थ्य का अधिकार, ये भी आपको है। निःशुल्क कानूनी सहायता, जो फ्री लीगल एड लेने का अधिकार, अकेले कारावास के विरुद्ध अधिकार, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, बिजली खाने का, एक याद करो एक मूवी थी बहुत अच्छी, मीटर कुल 32 टन, शाहिद कपूर की, उसमें बात कही है ये वाली, है ना, बिजली खाने का अधिकार वहां से पता लग रहा है। दूसरा बात करें कि आपको स्वच्छ पर्यावरण वगैरह का पाने का अधिकार। हाँ, एक क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि भाई अपनी मर्जी से, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, सॉरी। हाँ, 21 में कौन कौन सी बात आ गई जो बताई, मैंने आपको बता रहा था अभी, यूपीएससी ने एक बात कही, क्वेश्चन पूछा था, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी करने, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, अपनी इच्छा से करने का अधिकार जो है, मतलब अपने मनपसंद पार्टनर चुन के अधिकार करने का अधिकार जो है वो कौन सा है, आर्टिकल 21 से आता है। लेकिन अपनी मर्जी ऐसा नहीं कल को मर्जी चले कि भाई मेरे को तो यार कोई एक्ट्रेस से शादी करनी है, उसकी मर्जी है, नहीं जबरदस्ती कर, नहीं, उसको भी अधिकार है। तो दोनों की जो मर्जी, दोनों सिटीजन है, दोनों की मर्जी है, तो अगर बालिग हैं दोनों, लीगली रूप से शादी करने के लिए एलिजिबल, वो शादी कर सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, क्लियर? ये बात ध्यान रखना, ये आर्टिकल 21 में मेंशन है, ये भी एक कोर्ट के फैसले के तहत ये वाला मामला आया। ठीक है, और मैंने आपको बताया स्वच्छ वायु, है ना, स्वच्छ पानी, ठीक, ठीक, उसके बाद हाँ, वातावरण, जो स्वच्छ है वातावरण, वातावरण, ठीक है। उसके अलावा आपको गरिमा पूर्वक जिंदगी जीना, गरिमा पूर्वक जो है जिंदगी जीने का अधिकार, ठीक है। ये सारी जो मैंने आपको अधिकार बता दी है वो वाले ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 में ये मेंशन है। तो दो केस बताए हैं, कौन कौन से बताए, एक गोपालन बताया है, और उसके बाद कौन सा आया था, मेनका गांधी, है ना। देखो ये रहा गोपालन केस और मेनका गांधी, 1950 में आया था, और ये आपका कौन सा आया था, 1978 में। 1978 से मुझे याद आ रहा है, 1978 को याद करो, क्या हुआ था 1978, 54th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, किसकी पार्टी, जनता पार्टी, कौन पीएम, मोरारजी देसाई, क्या हटाया, संपत्ति के अधिकार, मूल अधिकार से हटा के लीगल राइट बना दिया, कहां जोड़ा था, 300 ए में। क्लियर है, कुछ चीजें रिपीट होती है तो हमको पुराना रिकॉल कर लेना चाहिए उससे, ताकि हमारा रिवीजन होता रहे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस मेट परफेक्ट। ठीक है, कुछ भी और रिवीजन करोगे तो ही चीजें अच्छी क्लियर होंगी, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया। ठीक है, एक बार पढ़ लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो रहा होता तो व्यक्ति टॉपर होता।
ठीक है, हर व्यक्ति टॉप ला रहा होता, हर व्यक्ति 100 आउट ऑफ 100 आ रहा, भाई पढ़ लिए? हाँ ठीक है, एक बार तो पढ़ना है, पढ़ लिए, ठीक है ठीक है, हर व्यक्ति तो नहीं, कई व्यक्ति तो पढ़ते ही नहीं है, है ना? जो लोग पढ़ते ही नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ी देर आते हैं, दो चार, एक आध दो क्लास तक अपना ऐसा जोश ऐसा आता है भयानक, जैसे हम तो मतलब आज तो मतलब उन शिक्षकों की पोस्ट है वो तो लेके ही रहेंगे, 2 दिन जोश है, भयानक जोश है, फिर क्या हुआ, 2 दिन, अरे यार ठीक है कर लेंगे, कल कर लेंगे, संडे कर लेंगे, कल, फिर टुमारो इज नेवर कम, कभी नहीं आता। तो जो लगातार लगा रहेगा और जो रिवीजन करता रहेगा उसका ही एग्जाम निकलता है, ठीक है, ऐसा समझ में आता है? चलिए आगे नेक्स्ट, वापिस आते हैं इस पे, ठीक, जस्ट अ मिनट, ये तो 22 पे आ गए हैं शायद, हम्म, अब आगे देखते हैं इसमें, ये कौन सा अधिकार होता है भाई, ये रहा आर्टिकल 20, ठीक, चलो 21 में भी कुछ अमेंडमेंट हैं और भी चीजें हैं जो इसमें दी हुई हैं, वो भी पढ़ना है, चलिए ठीक, आर्टिकल 21A क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन, याद करो मैंने पिछली में बताया था आपको, RTE बताया था आपको, क्या बताया था मैंने, आर, क्या बताया था मैंने, RTE, और एक क्या बताया था, RTI, ये RT राइट टू एजुकेशन जो अभी हम बात कर रहे हैं उसकी, और RTI ये कहां से था, 1901A, देखो रिकॉल हुआ पुराना, RTI, RT राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन भाई आया, क्या बोल रहा है राइट टू एजुकेशन, जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या किया गया, जैसे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्या किया गया, शामिल किया गया है, जोड़ा गया था संविधान में 2002 में, ये 2002 का जो एक्ट था वो उसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा, कई बार पूछ चुके हैं, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 21A में, किस संविधान संशोधन से जुड़ा था, 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, कितने से कितने वर्ष वालों के लिए है, तो 6 से 14 साल तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाएगी, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए शुरू में ही एप्लीकेशन होता है जब एडमिशन कराते हैं तब, तो 6 से 14 साल के बच्चों को, आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर, इसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने RTE एक्ट 2009 पारित किया और 2010 में 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू किया, ठीक है भाई, अधिकार तो आ गया तो 2002 में ही आ गया था, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ 2010, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई, हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे, हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बात तो बताओ RTE जो है राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, तो बोलोगे 21 के ए में, है ना, 21A में है, ठीक, तो अमेंडमेंट होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में कोई चीज जोड़ी जाती है, तो याद रखिए कैपिटल लेटर में चीजें जोड़ी जाती है, जब भी कुछ अमेंडमेंट जोड़ना होता है संविधान में तो कैपिटल लेटर में आता है, उसके बाद में कितने से कितने साल के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 19 सॉरी 19 की 2002 में जोड़ा गया, लेकिन इसे लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन 2002 आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसका बन जाता है, ठीक, अब आता है कुछ दशकों में गिरफ्तारी और आर्टिकल 22-21 हो गया, अब आता है हमारा आर्टिकल 23, कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, डिटेंशन क्या होता है वो भी समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है वो आर्टिकल वो भी समझेंगे, आर्टिकल नंबर 22 कह क्या रहा है भाई, आर्टिकल नंबर 22 कह रहा है कि भाई यह अनुच्छेद किए गए व्यक्तियों को कुछ अधिकार देता है
हिरासत में है। हिरासत में दो प्रकार है, प्रिवेंटिव मतलब दंडात्मक, है ना? दंडात्मक और एक पढ़ेंगे हम प्रिवेंटिव, और दंडात्मक और निरोधात्मक दो पढ़ेंगे। दो आएगी, एक आएगी दंडात्मक, एक और पढ़ेंगे अभी साथ में। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है वो दंडात्मक में क्या बोल रहा है, एक एक करके समझते हैं पॉइंट को। ठीक, ये दिया दे दिया। ठीक है। सबसे पहले दंडात्मक की बात करें तो क्या कह रहा है, या उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने अपराध किया और उसे दोष सिद्ध किए मिलते हैं। ओके, हाँ, उसका दोष सिद्ध हो गया और फिर 3 अधिकार मिलते हैं। वही देख रहा था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, सही है। दोष सिद्ध हो चुके हों तो क्या है भाई कहानी, कहानी क्या कहती है, ये कहानी क्या कहती है, समझे? पहले, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है भैया सबसे पहले तो। तुम्हारा ना अरेस्ट वारंट बताओ भाई, तुम्हारा हमारा क्या कारण है, हमने किन कारण से लिया, पुलिस से थोड़ी उठा के ले जाएंगे तुमको कि चलो भाई चलो चलो तुम्हारा धंधा बनाया जाएगा। नहीं, क्या कारण बताओ, ऐसे थोड़ी उठा के ले जाओगे। बिना कारण बताए किसी को भी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। भाई आपने कुछ क्राइम किया है तो बताओ क्या क्राइम किया है? बिना उसके नहीं होगा। पसंद का वकील परामर्श करने का अधिकार, अपने मनपसंद लीगल एडवाइजर, अपना जो भी आपका लीगल एडवाइजर है उसका बचाव कर सकता है, उसको एडवोकेट ना हायर कर सकते हो। तीसरा, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ठीक है, 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। मान लो किसी ने गिरफ्तारी करी, पुलिस ने गिरफ्तारी करी आपकी, किसी आपकी नहीं, सॉरी, किसी की भी करी, जो पर्सन ने जिसने क्राइम किया है उसकी करी, तो भाई क्या अधिकार है भाई, उसका अधिकार क्या है कि भाई 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने, नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा, उसे पेश करना होगा। हाँ, लेकिन इसमें जो चीजें हैं जो शामिल नहीं होती, जो इसमें शायद नहीं लिखी है, नहीं लिखी, लेकिन बता दो। तो आपका क्या कहते हैं, जो समय होता है, जैसे मान लो किसी को जो कर आने में, जाने जाने में समय से जो काउंट होता है वो काउंट नहीं होता। जो समय जो लेने, लेके, पकड़ने, लेके आने जाने का, आने जाने का समय जो होता है वो काउंट नहीं होता है भाई, उतने समय तो है पुलिस को दिए जाते हैं ताकि वो अपने कार्यवाही कर सके। अगर उसके बाद उसको भाई 24 घंटे बढ़वाने हैं, पुलिस को लगे कि भाई अभी हमारे 24 घंटे सफिशिएंट नहीं है, तो मजिस्ट्रेट से परमिशन करवा के आगे, ग्रांट करा के आगे भी वो बढ़वा सकता है। 24 घंटे के अंदर तो उसको पेश करना ही है, तो लाने का वो नहीं है। आप उसके थाने में, उसके पास आ गए, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में लिया है, 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे आप रखिए, 24 घंटे बाद उसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड ही एक वो है अपना रिट है, ठीक है, जो आर्टिकल 32 में पढ़ोगे, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, क्लियर, बनती प्रतिष्ठा बोलते हैं उसे। वो पढ़ाएंगे जब एंटी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, देखो लगेगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये कहा है, दूसरा है निवारक, जो मैं आपको कह रहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। अभी आपने, इसमें आपने क्या देखा, एक सेकंड, इसमें आपने क्या देखा, क्या देखा भाई, एक सेकंड, क्या देखा आपने, अरे यार स्लाइड क्या जा, ये रहा। आपने 22 वाले में क्या देखा, 22 वाले में 3 चीज देखी। क्या चीज देखी, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, 24 घंटे वाला याद रखना, 24 आवर्स वाला, गिरफ्तारी वाला। दूसरा आपका क्या है भाई, अपने वो पसंद का वकील, परामर्श करने का अधिकार। तीसरा, क्या बताओ, ये जो लिख रहा हूँ वो सही है कि गलत है, ना बताना, सही है कि गलत है, कि अब परामर्श, हाँ, बताने में जो रहा हूँ जो सही है कि नहीं। दोहरे दंड से पनिशमेंट, क्या ये सही है, 22 में कहा है, नहीं, ये गलत है, ये आर्टिकल 20 में कहा है। कंफ्यूज इसी में होता है ना। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। क्या, गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। ठीक, दोहरे,
वकील या आर्टिकल 22 ये वाली पॉइंट देता है। क्लियर है? चलिए, आर्टिकल आपका खत्म होता है। तो हमारा अगला जो है आर्टिकल वो कौन सा है? लास्ट आर्टिकल इस फंडामेंटल राइट का कौन सा है? हम्म, निवारक निरोध की बात करें, प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या बोल रहा है? यह उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने अभी तक अपराध नहीं किया है लेकिन राज्य को अंदेशा है कि वह भविष्य में अपराध कर सकता है। भाई उसने देखो, आपने जो पढ़ा दंडात्मक वाला उसमें क्या था कि उसने भाई हो गया है कि उसने अपराध किया है, इसलिए है, इसमें अपराध नहीं किया है, सिर्फ संदेह है कि भाई हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि भाई ऐसा लगे कि ये सरकार को जैसा नियम आने वाली जिससे लगता है कि सरकार को कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे लोगों को डिटेक्ट कर लिया जाता है जो हो सकता है कि इस एक्टिविटी में आगे प्रॉब्लम कर दें, क्रिएट कर दें, तो उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन भाई नहीं हुआ है लेकिन शक के बिना पे उसको भाई कि कर सकता है तो डिटेन करके रख दिया, सर्विस सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। अधिक अवधि की बात करें, इतनी है, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को शुरुआत में केवल 3 महीने तक, 3 महीने है उसमें 24 घंटे तक, 3 महीने में हिरासत में रखा जा सकता है। इससे अवधि बढ़ाने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है। मतलब 3 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो आपको भाई एक एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत होगी, उससे मतलब ग्रांट कराना पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अधिकार क्या है भाई? अधिकार में लिए गए व्यक्ति को ये जानने का अधिकार होता है कि उसे पकड़ा गया है, क्यों पकड़ा गया है, यदि इससे सार्वजनिक हित प्रभावित ना हो तो वह इस आदेश के खिलाफ अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। ठीक है, ये उसका अधिकार है। सार्वजनिक हित प्रभावित नहीं होगा तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। जैसे कुछ इसके उदाहरण है, यूएपीए, एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ना, राष्ट्र वगैरह रखती है, तो ये वाले इससे रिलेटेड ही ध्यान रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले और भी पहले थे, कोफीफोसा था, टाडा था, ये सारे इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे। समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? आर्टिकल, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22 मैंने बताया अभी आपको। 22 में मैंने आपको क्या बताया, दो बताए, एक बताया मैंने दंडात्मक, दूसरा क्या बताया मैंने, निवारक, निवारक निरोध। हाँ, दंडात्मक में तीन चीजों मैंने ऊपर बताई है, ये वाली तीन चीज बता दी है ना। निवारक में मैंने क्या बताया, निवारक बताया कि भाई शुरुआत में 3 महीने जो है उसको रख सकते हैं, और कब? सिर्फ राज्य को अंदेशा हो, अंदेशा होने पर कि कुछ हो जाएगा। साइन किया है क्या? बोलेंगे नहीं किया है ना, सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अंदेशा होने पर करते हैं। ठीक है, 3 महीने शुरू में डिटेंशन, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए आपको, यूए, ये और आपका एनएचआर, इसके एग्जाम्पल। ठीक है, किसी दिन सारे ये हम पढ़ भी लेंगे, सारे जितने भी थे, टाटा कोफेफोसा वगैरह सारे पढ़ भी लेंगे, किसी दिन ये वगैरह देख लेंगे सारे डिटेल से। ठीक, तो आई थिंक आपको ये वाली चीजें क्लियर हो गई। अगर कुछ है तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक संरक्षण जो है वर्णित दिया है, राइट लाइन दी हुई है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इसमें रहा है 19, 20, 21, 22 में क्या करना? तो आपका क्या आंसर है? ओ, 10 सेकंड का समय देता हूँ, बताइए आंसर, क्या सही है इसका आंसर, कमेंट करिएगा। चलिए, आर्टिकल भाई इसका क्या आंसर है, क्या 19 है? तो बोलेंगे ये आर्टिकल 19 किस चीज के बारे में बात करते हैं? आर्टिकल जो 19 है वो बोलता है क्या? वो बोलता है आपकी
स्वतंत्रता की बात करता है, किस चीज की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन किस चीज की? बोलने करने, और वो हमने 19 1 ए से हमने देखा था 19 1 जी तक देखा था। तो बोलने करने, निवास करने, वो सारी चीजें हैं ना। उसके तो नहीं है। आर्टिकल 20 अभी बताया मैंने आप। आर्टिकल 20 किस चीज से संबंधित था? आर्टिकल 20 जो था वो कल बताया, पिछली वीडियो में बताया था। आर्टिकल 20 है तो आपके वो 3 चीजों के अपराधों वाले तो उसके बाद तो वन भी नहीं है आंसर इसका। 21 इसका आंसर है। आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर है भाई। 22 नहीं है। 22 तो अभी हमने पढ़ा कि जो निवारक निरोध और वो दंडात्मक निरोध की बात कर रहा है, उससे संबंधित नहीं है। किस में हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की थी। हमने दो केस भी देखे थे, याद करो। दो केस देखे थे। एक देखा था हमने कौन सा? सबसे पहला हमने केस देखा था, सबसे पहला हमने केस देखा था कौन सा? हमने देखा था गोपालन। गोपालन केस देखा था। फिर हमने देखा था मेनका, मेनका गांधी वाला 1978 और 1950 में दो केस देखे थे। ठीक है। फिर हमने बहुत सारे फंडामेंटल राइट, हाँ ये भी था राइट टू निजता का अधिकार। निजता डिवाइड्स कर लिया करो, निजता वाला अधिकार देखा था। किससे आया था? पुट्टा स्वामी केस से आया था। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने अपनी मनपसंद से शादी वाला देखा था। एक शादी वाला तो याद ही रहेगा तुमको, खैर शादी वाला देखा था। और एक देखा था आर्टिकल 21 ए देखा था, है ना। 21 ए क्या था? शिक्षा अधिकार। कौन सा अमेंडमेंट? 56। कौन से ईयर? 2002। लागू कब हुआ? 2010, है ना, 1 अप्रैल 2010। कितने से कितने साल? 6 से 14 साल। ऐसे खटाखट 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 रिवाइज करा करो तो आगे तक आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होता है? आर्टिकल 21 राइट आंसर। ठीक है। मूल संविधान के अनुच्छेद 29 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई थी जो घटकर 6 रह गई? भाई कितनी थी? 5 थी, 6 थी? देखो 6 तो घटकर बोला है, तो दिमाग लगा लो कि घटकर बोला है कितनी होगी। चलो फिर से आपको मैं दे देता हूँ, एक हिंट दे दिया, आंसर बताइए। ठीक है। हाँ देखो घटकर बोला है, घट गई होगी तो पहले ज्यादा भी होगी तो घटी होगी। तो 5 तो इसका आंसर नहीं होगा। 5 से घट के 6 कैसे हो सकती है? 5 से बढ़कर 6 हो सकती है ना। 6 से घटकर 6 कैसे रह जाएगी? तो ये भी नहीं होना चाहिए। वो एलिमिनेट तो वैसे ही अगर नहीं भी पता है तो दिमाग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के करना चाहिए। भाई घट के बात कर रहा है तो 5 से बढ़कर ही 6 होगी ना। घटकर कैसे हो जाएगी? 6 से भी नहीं होगी। अब बचे हमारे दो आंसर, क्या 7 थी क्या 8 थी? तो हमने बोला है 7 हमारा राइट आंसर। तो 7 थी। जो संपत्ति का अधिकार 91 ए अब सॉरी 91 एफ जो था हमारा वो नहीं है इसमें, वो अब हट गया है और वो लीगल राइट में चला गया। ठीक है। अगला, अस्पृश्यता का अंत और आदियों का अंत के बाद प्रेस स्वतंत्रता के मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानी जाती है ना? आर्टिकल 1 ए 1 इसमें क्या है क्या आकर? हाँ 19 1 सी और 21 मैं यहाँ लिख देता हूँ। सी जो है 19 1 सी और डी जो है 21। तो ये आंसर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा दिक्कत देगा। चलिए एलिमिनेट करते हैं। 19 1 सी, 19 1 सी तो भाई क्या बोलता था? समिति। तो समिति के लिए क्या प्रेस प्रेस छपवाओगे, न्यूज़पेपर? नहीं। हाँ। बी संघ बनाना, ये भी कोई काम का नहीं है। डी जीवन जीने की आजादी, तो ये भी नहीं है। बचा क्या? 19 1 क्लियर है। इस प्रस्ताव का अंत बताओ जल्दी से किसका है? ठीक है। उपाधियों का अंत बताओ चलो जल्दी से, ये कमेंट बॉक्स में आंसर दो। उपाधियों का अंत और अस्पृश्यता का अंत किस कौन से आर्टिकल में मेंशन है और कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है? फंडामेंटल राइट का भी कौन सा पार्ट है? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए अगला। चलिए स्वतंत्र शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 ए के तहत मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट बनाया गया था।
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 42 संविधान संशोधन, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 44वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 86वां, और 97 संशोधन मतलब 97वें संविधान संशोधन जो है 97 अमेंडमेंट। बताओ क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होना चाहिए? 21 अभी पढ़ा है हमने, इसका आंसर होना चाहिए ये, है ना? क्यों कि 42 संविधान संशोधन तो हमने इसे पढ़ा ही नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इंदिरा गांधी मैडम के समय हुआ था। ये ईयर था कौन सा? 1976। इसका ईयर था 1978। इसका ईयर था 2011। ये वाला है ना, ये वाला है। आप मुझे बताइएगा 44 और 97 अमेंडमेंट में क्या संशोधन करके जोड़ा गया है, ये बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार उसको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, एक ही बार कर लिया तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। हम पिछले वीडियो में सीखा था ये। बताइए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपैट्सी, आत्म दोषारोपण, या निवारक निरोध? बताइए, इसका आंसर होगा दोहरा दंड। देखो दिख रहा है ना, एक बार से अधिक दंडित में डबल बार पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये वाला आंसर इसका राइट होगा। अब आप मुझे एक्सपोज फैक्टो क्या होता है बताइएगा, मैंने समझाया है वो भी। ठीक है, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी बताया था मैंने आपको, और निवारक निरोध तो बताया ही है अभी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो कमेंट में इस चीज का आंसर आप करिएगा। ठीक, मैं मिटा इसलिए देता हूँ क्योंकि उसको ऊपर स्लाइड करने पे वो फिर उसमें मेंशन होता है। चलिए, ये किसका बताइएगा? हाँ, आर्टिकल 21 ए क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 के तहत कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है? 5 से 11, 6 से 14, 0 से 6, 6 से 18? क्या आंसर आएगा? इसका आंसर 6 से 18, 0 से 6 नहीं। 0 से 6 जो है वो आंगनवाड़ी वगैरह के लिए होता है, वो 0 से 5 एक्चुअली 6 से 14 वर्ष है। 6 से 14 वर्ष आर टी। ठीक है, अमेंडमेंट 86 2000 तो लागू 2010 में। ठीक, इसका आंसर ये आए। सामान्य आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर, अभी मैंने बताया था ना, यात्रा के समय का छोड़कर कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है? क्या 12 घंटे में, क्या 24 घंटे में, क्या 48 घंटे में, या 72 घंटे में? क्या आंसर आएगा इसका? 12, 24 डबल करके रखे हैं। 22, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 नहीं, इधर डबल नहीं, 48 का डबल नहीं है, लेकिन इधर तक 3 तक डबल है। चलिए, क्या आंसर आएगा? 12.5 के टेबल में आ रहे हैं। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 24 घंटे, 24 आवर्स। ठीक है, चलिए। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा 19(1)(c) में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? क्या राजनीतिक दल जोड़ा गया, ट्रेड यूनियन जोड़ा गया, या सहकारी समिति और गैर सरकारी संगठन? नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। सहकारी समिति, डी जो है गैर सरकारी संगठन। क्या राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, क्या कोऑपरेटिव कमिटी, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आएगा? तो आएगा सहकारी समिति, है ना, जोड़ी गई थी। ठीक, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एक लेक्चर हम उस पर रख लेंगे, सारे फंडामेंटल राइट के कम से कम 50 एक क्वेश्चन ले आएंगे और सॉल्व करेंगे पेट के उसको, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, दिख रहा है? चलिए,
नेशनल इमरजेंसी मतलब आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा मैंने बताया नहीं था ये। ओके बता देता हूँ। 20 और 21 को नहीं कर सकते भैया, है ना, बाकी सब तो हो जाते हैं। 20 और 21 जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, पढ़ोगे अभी जब राष्ट्रपति वगैरह पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा आपको मैं। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नहीं राष्ट्रपति शासन, पहला आपको बता रही है। सशस्त्र विद्रोह है ना, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय शासन भी होता है एक, है ना, एक होता है उसके पहले नेशनल इमरजेंसी, हाँ सही तो है, नेशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल जब किसी देश से अटैक, दुश्मनी वगैरह कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है तब की बात है। प्रेसिडेंशियल रूल, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो। रेखे वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आज तक हमारी कंट्री में नहीं लगा है, ये तो लग चुके हैं लेकिन ये नहीं लगा है ना। वित्तीय आपातकाल कोविड के समय भी नहीं लगा, तो वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा। 360 में जिक्र है इसका, आर्टिकल 360 में ये, इसमें जो है ये जिक्र है जो आज तक ये नहीं लगी है। ठीक है। निवारक निरोध कहते हैं किसी व्यक्ति को शुरुआत में एकदम कितनी अवधि तक हिरासत में रखा जा सकता है। शुरुआत में प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने, शुरुआत में कितने महीने तक, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने। अच्छा इसमें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्या करेंगे, 24 घंटे दे देते हैं, दिन लिख देते हैं फिर, तो ये ध्यान रखना 3 महीने। उसके बाद फिर वो सलाहकारी बोर्ड जो है वो उसके परमिशन से ही होगा, मंजूरी से ही होगा। इस प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बताओ, एन गोपालन, मेनका गांधी, केशवानंद या पुट्टा स्वामी। पुट्टा स्वामी तो बताया था, वो आया है क्या कहते हैं अपना निजता का अधिकार। केशवानंद भारती जो था वो के फंडामेंटल राइट से जरूर था लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, है ना। गोपालन में तो कुछ संकीर्ण व्याख्या की थी, था नहीं, तो ये आपका मेनका गांधी वाला केस का मामला था, ये हमने पढ़ा, वही है ना? ठीक। अब आगे देखते हैं। ठीक, ठीक है लग गया। इसका आंसर ये, इसका आंसर ये और ये हो गया। हम्म। कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, है ना। कौन सा नहीं है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने शुरू वाली फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि कौन सा जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। बताओ, फिर भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तो वो अलग चीज है, आर्टिकल 19 के तहत बोल रहा है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, बताओ क्या ये 19 में है भाई। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ये है क्या। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये है क्या। धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन आप करके लाएंगे, एलिमिनेट करके लाएंगे, आंसर करके लाएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। ठीक है, चलिए अगला। अनुच्छेद 20 के तहत अपने विरुद्ध गवाही देने संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन विचार कीजिए। 20(3) के तहत देना, अपने विरुद्ध गवाही देना, यह संरक्षण दीवानी और आपराधिक दोनों कार्यवाही पर लागू होता है, क्या यह सही है। यह संरक्षण आपराधिक और सिविल मामले दोनों पर लागू होता है क्या, बताना भाई। सेकंड स्टेटमेंट, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, मैं ये सब बता दूंगा तो फिर क्या है, मैंने तो सबका लेक्चर पढ़ा दिया है। अब बताइए आप लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ से आप आंसर दीजिएगा, थोड़ा टफ है लेकिन आंसर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मैं जब उसका पढ़ाऊंगा ना तो ये पीडीएफ में एक बार ये वाले आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप आंसर कोशिश तो करिए करने का। इसके तहत किसी व्यक्ति को मौखिक साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन अंगूठे के निशान रक्त का नमूना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। सोचिए, मौखिक साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मैंने आपसे बोला था जबरदस्ती नहीं कर सकते वाला, लेकिन अंगूठे का निशान रक्त का नमूना देने के लिए मजबूर तो कर सकते हैं। अगर कायम किया है तो भाई देने में दिक्कत थोड़ी है, डीएनए टेस्टिंग तो होती है ना। तो ये तो है, तो पहला वाला बताना वो सही है कि नहीं। दूसरा, अगला क्या बोल रहा है, 19(1)(d) के तहत भारत में घूमने की स्वतंत्रता को किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।
किस आधार पर, किस बेस पर? केवल राज्य की सुरक्षा? नहीं। देखो जहां पे है ना, ये थोड़ा सा समझ जाया करो, जहां पे केवल लिखा होता है ना, वहां पे होता क्या है कि चीजें ऑलमोस्ट थोड़ी गलत सी हो जाती है, स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो जाता है। तो थोड़ा संभल के चलना, हो सकता सही भी हो, लेकिन अधिकतर चीजें गलत होती है। जैसे इस वाले में हो रहा है, केवल राज्य की सुरक्षा के लिए तो नहीं, ये तो नहीं है। केवल विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए नहीं। आम जनता के हित में या एसटी के हितों के संरक्षण के लिए, हाँ ये वाला है। ठीक है, ये वाला मामला है। अदालत की अवमानना का रोकना का इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा। सूची वन सूची टू के साथ सुमेलित किए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। अगर सारे आर्टिकल पता है तो आंसर कर दोगे। 19(1)(b) क्या कहता है भाई? क्या ये कहता है भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, या भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने की आजादी? हाँ, बी क्या था भाई? अगर आपको बी नहीं याद है, बी तो बनना चाहिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना। ये तो इसका बी आएगा। देखो ए का बी कहाँ मिल रहा है भाई? ए का थर्ड दो जगह मिल रहा है, तो ये हो गया आपका eliminate। तो हो ही नहीं सकते ना। बचा कौन सा? ए और बी ऑप्शन बचे। बी देखते हैं, 19(1)(d) क्या बोलता है और ई क्या बोलता है? जी जी तो याद करो ना, बताया था लास्ट वाला था। जी में क्या वाला था? व्यवसाय का। ई का आंसर चलो इससे नहीं हो रहा है एलिमिनेट, बी से कर दे, बी से हो जाएगा। ये उसी से हो सकता है, बी का। बी फोर है क्या? बी फोर क्या बोल रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र घूमने की आजादी। यही है, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की आजादी, और ई में बसने की आजादी थी। भाई इसका आंसर, ठीक है, ये आंसर क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, एक आध दो, जो आप बताएंगे कमेंट में आंसर, और बीच में भी, लेक्चर के बीच में बताएं, तो आप इसके आंसर देंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना? जो नहीं आया समझ में, बताइएगा कमेंट में। ठीक, क्लियर, और आंसर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। के लिए गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।